हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिस्टमेटिक फ्लो डायग्राम ऑफ ऑयल प्यूरिफिकेशन यूनिट मींस आपका सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर का जो सिस्टमेटिक फ्लो डायग्राम के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम के बारे में पढ़ा कि उसका कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है, उस कंपोनेंट का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, उसके बारे में मैंने डिटेल से स्टडी किया था। जो भी फ्रेंड्स पार्ट 1 को नहीं देखें कृपया उस वीडियो को देखें, उससे आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होता है, उसका ड्राइविंग यूनिट क्या होता है, किस प्रकार से आपका सेपरेटर वर्क करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिस्टमेटिक फ्लो डायग्राम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि आपका कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे रहता है, उसका क्या यूज है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं, और मेंबरशिप लेने से आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, और कुछ भी अगर आपको डाउट रहे तो आप पर्सनल हमको आप मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल में 415 वोल्ट पावर सप्लाई होता है, 50 हर्ट्ज 3 फेज पावर सप्लाई होता है। कंट्रोल पैनल का मेन काम होता है कि कहाँ कहाँ आपको पावर सप्लाई करना होता है। तो जैसे आपका सेपरेटर मोटर है, इसमें आपको पावर सप्लाई करता है, कंट्रोल पैनल से ही आता है। बूस्टर पंप में आपका पावर सप्लाई होता है। आपका फीड पंप के लिए अगर अलग से मोटर है तो उसके लिए अलग से पावर सप्लाई होगा, लेकिन कहीं कहीं जब आपका सेपरेटर मोटर में ही फीड पंप कनेक्टेड है तो फिर दोनों का आपका कॉमन मोटर होता है। ठीक है, फिर आपको हीटर में पावर सप्लाई जाता है। जितना भी आपका सोलेनॉइड वाल्व है उसमें आपको पावर सप्लाई जाता है। प्रेशर स्विच वगैरह है या लेवल स्विच है, उसमें आपको पावर सप्लाई जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज को सर्विस में लेने से पहले उसका हेल्दीनेस हम लोग चेक करते हैं। पहले उसका पावर सप्लाई देखेंगे कि पावर सप्लाई सब में है कि नहीं। इसके बाद जब पावर सप्लाई आपका जितना भी बूस्टर पंप है, सेपरेटर मोटर्स है, फीड पंप के लिए अगर अलग से मोटर है तो उसमें पावर सप्लाई, आपका हीटर में पावर सप्लाई आपका हेल्दी है कि नहीं, सोलेनॉइड वाल्व में आपका पावर सप्लाई है कि नहीं, आपका जो एयर ऑपरेटेड आपका ऑपरेटिंग एयर अवेलेबल है कि नहीं। तो इस सब का हम लोग एक बार हेल्दीनेस चेक कर लेंगे। इसके बाद जब आपका सेंट्रीफ्यूज को भी काम करना है तो उसमें आपको सबसे पहले आपके पास लिक्विड वाटर चाहिए फॉर द सीलिंग के लिए। वाटर का यूज़ कहाँ पे होता है? सीलिंग के लिए। और दूसरा आपको इनडायरेक्ट हीटर में हम लोग वाटर लेते हैं। वाटर का जनरली जो प्रेशर होता है वह 1.5 से 2 kg के आसपास प्रेशर मेंटेन करते हैं। सेकेंड, आपका वाटर जो होता है वो डीमिनरलाइज वाटर होना चाहिए, डीएम वाटर होना चाहिए। ठीक है, डीएम वाटर होना चाहिए। आपका जब हीटर में जो हम लोग वाटर फिल करते हैं तो जब आपका हीटर पूरा खाली है, एम्प्टी है, तो अप्रॉक्सीमेट आपका 750 लीटर वाटर आपको लगता है इसमें फिल करने में। यहाँ से फिल करने में वाटर यहाँ से इनलेट होगा। ठीक है, और यहाँ से आपका यहाँ पे आपका व्यू ग्लास है, व्यू ग्लास आप देख सकते हैं कि वाटर आपका फिल हो रहा है। यहाँ पे आपका लेवल गेज है, लेवल गेज में भी आपको बाहर से देख सकते हैं कि आपका हीटर में ऑयल फिल हो रहा है। तो जनरली 750 लीटर आपको वाटर इसमें फिल आपको लगता है। ठीक है, तो ये आपको इंश्योर कर लेना है। फिर आपको इसमें जो सीलिंग करते हैं तो पहले आपको यहाँ से मैनुअल वाल्व को ओपन करके सोलेनॉइड वाल्व को एनर्जाइज करना है। यहाँ से वाटर हम लोग फिल करते हैं। वाटर पूरा फिल होने के बाद यहाँ से आपको आउटलेट में वाटर निकलेगा। जब आउटलेट से वाटर निकलना शुरू हो गया, एंटी फ्लड टैंक में आपको डिस्चार्ज करेगा ये, इट मीन्स आपका प्रॉपर वाटर सीलिंग हो गया। फिर हम लोग इस वाल्व को ओपन कर देंगे। तो वाटर सील आपको कर देना है और इनडायरेक्ट हीटर में वाटर लेवल का आपको चेक कर लेना है। इसके बाद ही आपको सेपरेटर मोटर को चलाना है। सेंट्रीफ्यूज सिस्टम का लाइन डायग्राम पढ़ते हैं कि उसमें कैसे सक्शन होता है, फिर आपका उसमें कैसे डिस्चार्ज होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट रहता है, उस कंपोनेंट का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो जितना भी सेंट्रीफ्यूज है बेसिकली जितना कंपोनेंट इसमें है मैं आपको बताऊंगा। लगभग सारे सेंट्रीफ्यूज में आपका वही कंपोनेंट्स मोटा मोटी रहता है। सेंट्रीफ्यूज सिस्टम जनरली जितना भी आपका ऑयल सिस्टम है, जैसे आपका एमओटी रूम जाते होंगे, मेन ऑयल टैंक जो टरबाइन लूब ऑयल सिस्टम में आपका एमओटी रहता है, एमओटी रूम में भी आपका सेंट्रीफ्यूज लगा रहता है। एक सेंट्रल ऑयल प्यूरिफिकेशन यूनिट है जहाँ पे आपको डर्टी ऑयल टैंक एंड द क्लीन ऑयल टैंक रहता है, वहाँ पे भी आपका सेंट्रीफ्यूज सिस्टम काम करता है। टीडीबीएफपी, अगर आपके प्लांट में टरबाइन ड्रिवेन बॉयलर फीड पंप है तो वहाँ भी आपका ऑयल सिस्टम से ऑपरेट होता है, तो वहाँ भी आपका सेंट्रीफ्यूज सर्विस में रहता है। तो मैक्सिमम जगह जहाँ भी ऑयल ऑपरेटेड अगर कोई भी काम हो रहा है वहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूज सिस्टम है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द
ऑयल। तो उस सेंट्रीफ्यूज सिस्टम में जो कंपोनेंट्स है, अप्रोक्सीमेट इन ऑल द सेंट्रीफ्यूज हैविंग द सेम कंपोनेंट, आपको थोड़ा बहुत चेंज होता होगा लेकिन बेसिक कंपोनेंट्स आपका वही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन डायग्राम देखते हैं और लाइन डायग्राम के साथ कौन कौन सा कंपोनेंट रहता है, उसका क्या फंक्शंस है, इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। जैसे आप एमओटी रूम जाते होंगे या टीडीवीएफपी का टैंक में देखते होंगे, तो उसके बॉटम से एक लाइन निकलता है फॉर द सक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूज के लिए। सेपरेटर मोटर में सक्शन जो जाता है वहाँ तो टैंक से एक लाइन आता है, उस टैंक में देखिएगा एक आपका आइसोलेटिंग वाल्व रहता है, उसको हम लोग लाइन अप कर लेते हैं। जैसे आपका क्या है, इनलेट फ्रॉम टैंक, ये आपका इनलेट फ्रॉम टैंक है, एक आपका रेगुलेटिंग वाल्व रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका इस लाइन में देखिए स्टेनर लगा हुआ। स्टेनर का मेन काम क्या होता है कि आपका टू रिमूव द डर्ट, रस्ट और एनी इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ऑयल, क्योंकि अगर आपका डस्ट या रस्ट अगर आपका सेंट्रीफ्यूज में आता है तो सेपरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है वो। तो हम लोग जो भी रस्ट वगैरह है या सॉलिड पार्टिकल्स है, इम्प्यूरिटीज है, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका यहाँ स्टेनर से, स्टेनर के बाद आपका फ्लो साइट ग्लास है, जहाँ पर आपको दिखता है कि यहाँ से आपका सेंट्रीफ्यूज में फ्लो हो रहा है, ऑयल का फ्लो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आपका इस लाइन में प्रेशर गेज रहता है। प्रेशर गेज के बाद आपका ये ऑयल, जो टैंक से जो भी ऑयल आता है वो आपका फीड पंप में जाता है। तो फ्रेंड्स, फीड पंप कहाँ पे लगा रहता है? कहीं कहीं आपका फीड पंप अलग रहता है, किसी किसी सेंट्रीफ्यूज में आपका सेपरेटर मोटर के पास ही फीड पंप रहता है। मीन्स जो यहाँ पे सेपरेटर मोटर रहता है, उसी मोटर से आपका जो सेंट्रीफ्यूज भी चलता है और साथ ही साथ आपका फीड पंप भी रोटेट होता है। दोनों के लिए अलग अलग मोटर का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं आपका सेपरेटर मोटर अलग रहता है और फीड पंप का मोटर अलग रहता है। तो इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। खास करके जो आपका एमओटी रूम में जो सेंट्रीफ्यूज लगा रहता है उसमें आपका एक ही कॉमन मोटर होता है और उसी कॉमन मोटर से आपका सेंट्रीफ्यूज भी रोटेट होता है और फीड पंप भी रोटेट होता है वाया द स्पिंडल। तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तो ये जो फीड पंप है ये आपका गियर पंप होता है, ठीक है। तो इस फीड पंप में पहले आता है, यहाँ से आने के बाद आपका चेक वाल्व होता है। चेक वाल्व जस्ट लाइक एनआरवी होता है, इट अलाउ द फ्लो इन वन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए रोक देगा ये। तो यहाँ से फीड पंप से जो यहाँ से सक्शन हुआ, फीड पंप का आपका डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है। डिस्चार्ज निकलने के बाद आपका इसी लाइन में आपका प्रेशर गेज है, फिर आपका टेम्परेचर गेज लगा रहता है। यहाँ से जो फीड पंप का जो डिस्चार्ज होता है फ्रेंड्स, ये आपका एक हीटर है। ये हीटर जो है वो इनडायरेक्ट टाइप हीटर, इसमें आपका हीटर डायरेक्टली ऑयल को हीट नहीं करता है, ये इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑयल को हीट करता है थ्रू द वाटर। मीन्स हीटर पहले वाटर को हीट करता है, वाटर अपना हीट ट्रांसफर करता है ऑयल को, इसलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट हीटर कहते हैं। ये जो आपका इनडायरेक्ट हीटर है, इस हीटर में आपका ऑयल जाता है। आप हीटर को बाईपास भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपका हीटर सर्विस में आपको नहीं लेना है, तो आप क्या कीजिए, हीटर में जो इनलेट एंड आउटलेट लाइन है इसको आप आइसोलेट कर दीजिएगा और ये जो आपका हीटर का बाईपास लाइन को ओपन कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट आपका ऑयल हीटर को बाईपास करता हुआ निकल जाता है। लेकिन मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूज में हम लोग हीटर को सर्विस में रखते हैं। हीटर का मेन काम क्या होता है? टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल। हम लोग ऑयल को हीट क्यों करते हैं? एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग हीटर का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, जनरली आपका जो इसमें जो एमओटी रूम में जो हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं वो सर्वोप्राइम 46 होता है, या किसी भी ऑयल में जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा आपका उस ऑयल का टेम्परेचर होगा उतना उसका सेपरेशन कैपेसिटी आपको अच्छा मिलता है, ठीक है। अगर आपका ऑयल का टेम्परेचर अगर कम होगा तो सही ढंग से सेपरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि ऑयल बढ़ाने से क्या होता है कि ऑयल का विस्कोसिटी आपका डिक्रीज करता है और डेंसिटी डिफरेंस आपका इंक्रीज हो जाता है। तो जितना ज़्यादा डेंसिटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आपका सेपरेशन अच्छे से होता है। इसलिए हम लोग ऑयल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ताकि आपका विस्कोसिटी आपका कम हो और डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द ऑयल एंड अदर इम्प्योरिटीज आपका इंक्रीज हो, ताकि अच्छे से सेपरेशन हो जाए। इसलिए हम लोग हीटर का यूज़ करते हैं। हीटर में देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे आप देखिए ये एक वाटर इनलेट है, ये वाटर इनलेट वाल्व है, यहाँ से आता है ये ऑयल यहाँ से हीटर में जाता है। हीटर का एक प्रॉपर लेवल तक हम लोग वाटर फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ये जो व्यू ग्लास है, व्यू ग्लास से आपको दिखेगा कि हीटर में आपका वाटर लेवल कितना है। जब एक बार वाटर लेवल आपका बढ़ जाता है तो यहाँ से ओवरफ्लो में आपको दिखेगा कि एक वाटर आउटलेट लाइन है, जो यहाँ से आपको दिखेगा कि वाटर
इतना है। अगर आपको हीटर को मान लीजिए कि आपको ड्रेन करना है, वाटर ड्रेन करना है, तो इस वाल्व को ओपन कीजिएगा तो जितना भी वाटर है सब आपका ड्रेन हो जाता है। और ये एक लाइन है आपका वेंट से, अगर जैसे हीटर में आप ऑयल ले रहे हैं, आप हीटर में वाटर ले रहे हैं, तो वाटर अगर ओवरफ्लो होगा तो यहाँ पे आउटलेट में एक लाइन कनेक्टेड कर दिया है, ठीक है। तो वाटर इन गया और एक सर्टेन लेवल तक आप हीटर में वाटर ले लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग टोटल आपका 4 हीटर होता है। हीटर में आपका टोटल 4 हीटर होता है। हीटर 1, 2, 3 एंड 4 सब अलग अलग कैपेसिटी का हीटर्स होता है और टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली आपका हीटर ऑन होता है। जैसे मान लीजिएगा आपका टेम्परेचर ऑयल का बहुत ही कम है तो आपका चारों हीटर ऑन हो जाएगा। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता हो जाएगा तो 1 बाय 1 हीटर कट आउट होता हो जाता है, ठीक है। और जनरली आपका ऑयल का सेपरेशन देखा गया है कि अगर ऑयल का टेम्परेचर अगर 65 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर हो जाता है तो सेपरेशन आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीटर को हम लोग ऑन करते हैं। हीटर अपना हीट ट्रांसफर किसको करेगा? वाटर को। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर वाटर के थ्रू आपका ऑयल ट्यूब से जाता है तो ऑयल हीट हो जाता है। मीन्स हीटर अपना हीट दिया वाटर को, वाटर हीट दिया अपना ऑयल को, इसलिए इसको इनडायरेक्ट हीटर कहते हैं। इनडायरेक्ट हीटर मतलब क्या कि आपका हीटर डायरेक्टली हीट ट्रांसफर नहीं कर रहा है ऑयल को, थ्रू द वाटर अपना हीट ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए हमको इसको इनडायरेक्ट हीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑयल इनलेट गया हीटर में, यहां से आपका आउटलेट निकलता है, ठीक है। यहां के बाद आपका देखते होंगे आपका फ्लो मीटर है। फ्लो मीटर है, वहां पे ऑयल का फ्लो कितना हो रहा है वो आपको दिखाई देगा। ये फ्लो मीटर से आता है। फ्लो मीटर, आप फ्लो मीटर को भी बाईपास कर सकते हैं। मैक्सिमम जितना भी इक्विपमेंट लगा रहता है सबका एक बाईपास सिस्टम होता ही है। आप चाहते हैं देखिए यहाँ पे इस वाल्व को आपका ओपन कर दीजिएगा तो आपका हीटर बाईपास हो जाएगा, इस वाल्व को आप ओपन कीजिएगा तो आपका फ्लो मीटर बाईपास हो जाता है, ठीक है। यहाँ के बाद आपका जो ऑयल आता है आपका एक फ्लो स्विच लगा रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये न्यूमेटिकली ऑपरेटेड 3-वे वाल्व होता है। ये 3-वे वाल्व, इसका इस यहां से जो ऑयल आ रहा है फ्रेंड्स, यहां से जो ऑयल आ रहा है ये 3-वे फंक्शन है। ये ऑयल आपका इधर भी जा सकता है, ये ऑयल इधर भी जा सकता है, ठीक है। ये ऑयल इधर भी जा सकता है, ये ऑयल इधर भी जा सकता है। ये 3-वे वाल्व का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है। इसके लिए ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एयर लाइन आता है। ये ऑपरेटेड एयर इनलेट है। ये आपका एयर का प्रेशर जनरली 5 kg के आसपास हम लोग मेंटेन करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट एयर होता है। यहाँ से एयर लाइन आपका एयर फिल्टर होता है, जो भी आपका एयर में डस्ट वगैरह रहता है उसको रिमूव करता है। ये यहाँ से एयर फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है कि आपको कितना एयर फ्लो आपको चाहिए उसके हिसाब से आपका कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। यहाँ से आपका सोलेनॉइड वाल्व है। इस सोलेनॉइड वाल्व का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये सोलेनॉइड वाल्व जनरली आपको बताता है कि 3-वे वाल्व को कब ऑपरेट होने के लिए देना। एक लॉजिक दिया हुआ है कि जब तक आपका ऑयल का टेम्परेचर 60 से 65 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है तब तक ये सोलेनॉइड वाल्व आपका इनर्जाइज नहीं होगा, और तब तक जब तक ये सोलेनॉइड वाल्व इनर्जाइज नहीं होगा तब तक इस 3-वे वाल्व को ऑपरेट नहीं करेगा। जिसको अच्छे से हम लोग फिर से समझते हैं। यहां से जो एयर आ रहा है फ्रेंड्स थ्रू द फिल्टर एंड एयर फ्लो कंट्रोल वाल्व, ये आपका सोलेनॉइड वाल्व में आता है। मान लीजिए कि आपका ऑयल का टेम्परेचर अभी 40 डिग्री सेल्सियस है मान लेते हैं, तो यहां से जो भी एयर आ रहा है इसको आउट कर दे रहा है। मीन्स ये एयर इधर नहीं जाएगा। मीन्स सोलेनॉइड वाल्व आपका डी इनर्जाइज कंडीशन में है, ठीक है। जब यहां से एयर ये नहीं आ रहा है, मतलब आपका एयर क्या हो रहा है, जब आपका ऑयल का टेम्परेचर मान लेते हैं 40 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ये एयर यहां से आउट हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ये एयर इधर से फ्लो नहीं हो रहा है। जब आपका एयर इधर से फ्लो नहीं होगा उस कंडीशन में जो ऑयल होता है वो ये पाथ फॉलो करेगा। मीन्स ये जो ऑयल है वो डायरेक्ट रिटर्न टू द टैंक चला जाएगा। ये मीन्स रिसर्कुलेशन टू द टैंक हो जाएगा, ठीक है। अभी ऑयल सेंट्रीफ्यूज में नहीं जा रहा है, सीधा आपका जो ऑयल टैंक से आ रहा है थ्रू द फीड पंप आपका हीटर में जा रहा है, हीटर से आपका फ्लो मीटर से 3-वे वाल्व के थ्रू आपका टैंक में चला जा रहा है। कब? जब आपका ऑयल का टेम्परेचर 60 से 65 डिग्री सेल्सियस नहीं आया है। मीन्स आपका सोलेनॉइड वाल्व अभी डी इनर्जाइज कंडीशन में, एयर नहीं पहुंच रहा है। मान लीजिए कि अब आपका ऑयल का टेम्परेचर धीरे धीरे हीटर के हेल्प से 60 से 65 डिग्री सेल्सियस आ गया।
तब ये सोलेनॉइड वाल्व आपका इनर्जाइज हो जाएगा। ये सोलेनॉइड वाल्व जैसे इनर्जाइज होगा तभी जो एयर का फ्लो इधर जो जा रहा था ये अब कट आउट हो जाएगा और एयर का फ्लो अब इधर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जब एयर का फ्लो इधर से होगा तो ये 3 वे वाल्व जो न्यूमेटिकली एक्चुएटर 3 वे वाल्व होता है ये अब ऑपरेट हो जाएगा। अब ऑयल इधर नहीं जाएगा, अब ऑयल का फ्लो इधर होगा टुवर्ड्स सेपरेटर। अब आपका ऑयल सेपरेटर में जाना शुरू करेगा। तो 65 डिग्री सेल्सियस आने के बाद ही ऑयल सेपरेटर में जाता है। तो फ्रेंड टेम्परेचर का एक लॉजिक दे दिया है, टेम्परेचर जब तक 60 से 65 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक आपका सेंट्रीफ्यूज के अंदर सेपरेटर के अंदर आपका ऑयल नहीं जाता। उसका मेन रीजन फ्रेंड मैं आपको समझाया था कि आपका ऑयल का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो सेपरेशन आसानी से होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आपका डेंसिटी लो होता है, डेंसिटी डिफरेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा एंड आपका विस्कोसिटी भी कम हो जाता है, तो उससे आपका सेपरेशन आसानी से होता है। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर आ गया सोलेनॉइड वाल्व एनर्जाइज होता है, यहाँ से एयर फ्लो आया, एयर इसको ऑपरेट कर दिया। अभी जो रिसर्कुलेशन हो रहा था इस पाथ को क्लोज करेगा। अब ये पाथ आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपका सेंट्रीफ्यूज के अंदर जाना शुरू करेगा। यहाँ पे फ्रेंड देखिए क्या है, यहाँ पे आपका एक फ्लो कंट्रोल वाल्व है। यहाँ से फ्लो कंट्रोल वाल्व में एक लाइन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आपको फ्लो को इतना ही सेंट्रीफ्यूज के अंदर जाना है, जितना आपका कहीं कहीं रहता है कहीं कहीं नहीं भी रहता है। कहीं कि मान लीजिए आपका फ्लो कंट्रोल है तो जितना आपको फ्लो कंट्रोल करेगा बाकी ऑयल को इस सीधे आपका फीड पंप के सक्शन में डाल देगा। ठीक है, यहाँ से एक लाइन निकालेगा और सीधा फीड पंप के सक्शन में आपको डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, ये आपका प्रेशर दिखाएगा, ये आपको टेम्परेचर दिखाता है। ठीक है, यहाँ से आपका गया सेपरेटर के अंदर। देखिए, जब भी हम लोग सेपरेटर में ऑयल लेने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना होता है कि हम लोग को वाटर से सीलिंग करना होता है। तो ये फीड फॉर लिक्विड सील है। हम लोग क्या करते हैं पहले कि स्टार्टिंग में जब हम लोग लाइनअप करने से पहले, जब इनलेट फ्रॉम द टैंक से लाइनअप करने से पहले, ऑयल का लाइनअप करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि वाटर से इसको सीलिंग करते हैं। बॉल प्लस जो उसका सेपरेटर का बॉडी है, इनर सरफेस, उसके बीच जो आपका गैप रहता है उसको हम लोग वाटर से फिल करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं कि आपका फीड फॉर लिक्विड सील है, यहाँ से आपका डीएम वाटर ये होता है, ये आपका वाल्व होता है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। ये आपका सोलेनॉइड वाल्व है, इसको हम लोग इनर्जाइज करते हैं। तो यहाँ से वाटर फिल होता है। ये पूरा जहाँ भी आपका गैप है सब में आपका वाटर फिल हो जाता है। जब वाटर पूरा फिल हो जाएगा तो इस लाइन से वाटर आपका डिस्चार्ज हो जाता है। जब यहाँ से वाटर निकलना शुरू हो गया मीन्स आपका प्रॉपर सीलिंग हो गया है फ्रेंड्स। ये एक इंडिकेशन देता है कि जब आपका वाटर यहाँ से ये वाल्व को ओपन करते हैं, इस सोलेनॉइड वाल्व को आप एनर्जाइज करते हैं, तो यहाँ से वाटर आपका सेपरेटर के अंदर जाता है। धीरे धीरे जितना भी आपका बॉल प्लस बॉडी के बीच में जो गैप वगैरह है उसमें वाटर फिल करेगा। वाटर फिल करने के बाद यहाँ से वाटर आपका डिस्चार्ज होता है और ये आपका एंटी फ्लड टैंक है। एंटी फ्लड टैंक में जब वाटर आपका गिरना शुरू हो जाता है, ड्रेन होना शुरू हो जाता है, इट मीन्स आपका प्रॉपर वाटर सीलिंग हो गया है। इसके बाद हम लोग इस सोलेनॉइड वाल्व को डी एनर्जाइज कर देते हैं और इस वाल्व को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि वाटर एक बार जब फिल हो जाता है फिर हम लोग वाटर सीलिंग वाला वाल्व को क्लोज कर देते हैं। जब आपका एक बार सीलिंग हो जाता है इसके बाद ही यहाँ पे इनलेट फ्रॉम टैंक वाला जो सक्शन वाल्व है उसको ओपन करना है। तो ध्यान रखना है कि जब तक वाटर से आपका सेपरेटर मोटर सीलिंग नहीं होता है तब तक सक्शन वाल्व को ओपन नहीं करना है। तो सेपरेटर सेंट्रीफ्यूज चलाने से पहले आपका जो मेन काम है पहले वाटर से सेपरेटर को सील करना। ओके, तो यहाँ पे आपका सीलिंग हो गया, यहाँ से 3 वे वाल्व ऑपरेट हुआ, ऑयल यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज के अंदर आया। सेंट्रीफ्यूज में आपका एक सेपरेटर मोटर रहता है। सेपरेटर मोटर के बाद आपका वार्म व्हील रहता है, उसके बाद एक आपका स्पेंडल रहता है। तो यहाँ पे सेपरेटर मोटर में आपका जो मोटर है, मोटर के बाद आपका वार्म व्हील होता है, फ्रिक्शन क्लच के बाद वार्म व्हील होता है। वार्म व्हील में आपका 2 स्पिंडल होता है। तो एक वर्टिकल जो स्पिंडल रहता है फ्रेंड्स, वो आपका जो सेंट्रीफ्यूज बॉल वगैरह है वो रोटेट होता है, और एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से आपका ये फीड पंप कनेक्टेड रहता है, तो ये आपका फीड पंप रोटेट होता है। ठीक है, तो एक ही सेपरेटर मोटर से आपका वर्टिकल स्पिंडल से आपका रोटेट होता है सेंट्रीफ्यूज वाला बॉल, और हॉरिजॉन्टल से आपका फीड पंप रोटेट होता है। या जहाँ पे अलग अलग है उसके लिए आपको अलग अलग फीड पंप के लिए अलग मोटर होता है। ठीक है, अरेंजमेंट। यहाँ से आपका सेंट्रीफ्यूज के अंदर ऑयल गया, पूरा रोटेट होता है। रोटेट होने से क्या होता है कि जो हैवियर पार्टिकल्स होता है वो आपका क्या होता है,
बाउंड्री के बाहर चला जाएगा, मीन्स आपका जो सेंट्रीफ्यूज का बॉल है, बॉल के इनर लेयर में आपका चिपक जाएगा, या जो उसका सेंट्रीफ्यूज का बॉडी है, बॉडी में आपका चिपक जाएगा, और ऑयल जो होता है वो सेंटर की तरफ आता है और ये अपना बाहर निकल जाता है। तो ये ऑयल जो होता है यहाँ से बाहर निकलता है। ये ऑयल इसमें आपका यहाँ पे प्रेशर स्विच है, प्रेशर गेज लगा हुआ है, यहाँ पे रेगुलेटिंग वाल्व होता है, यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपका एक बूस्टर पंप लगा रहता है, क्योंकि बूस्टर पंप इसलिए लगाया हुआ है कि उतना आपका प्रेशर नहीं रहता है कि आपका वो टैंक में चला जाए, इसके लिए एक बूस्टर पंप दे दिया है। बूस्टर पंप का मेन काम होता है कि जो भी आपका ट्रीटेड ऑयल निकलता है उसको टैंक तक पहुँचाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका अनट्रीटेड ऑयल आया, यहाँ से ट्रीटेड ऑयल बाहर निकलता है, यहाँ से आपका बूस्टर पंप में गया। बूस्टर पंप के लिए अलग मोटर होता है, ठीक है। ये बूस्टर पंप से आपका डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पे भी आपका 2 लाइन है। एक देखिए पॉलिशिंग फिल्टर है, इस फिल्टर का मेन काम ये होता है जो भी इसमें सेंट्रीफ्यूज में कुछ अगर डस्ट वगैरह बच गया तो उसको आउट कर देता है। और यहाँ से फिल्टर को भी हम लोग बाईपास का अरेंजमेंट दिया हुआ है। इस फिल्टर के क्रॉस आपका डिफरेंशियल प्रेशर गेज एंड डिफरेंशियल प्रेशर स्विच लगा रहता है, जो आपको बताते रहता है कि फिल्टर का कितना चोकिंग है या कितना क्लीन है। ये अगर आपका डिफरेंशियल प्रेशर गेज में दिखा दिया डीपी हाई, इसमें आपका फिल्टर चोक हो गया है, ठीक है। तो इसलिए फिल्टर के इंडिकेशन करने के लिए जहां भी आपका फिल्टर लगा रहेगा उसके क्रॉस में आपका एक डिफरेंशियल प्रेशर स्विच या डिफरेंशियल प्रेशर गेज लगा रहता है, जो आपको फिल्टर का कंडीशन बताते रहेगा कि वो क्लीन है या डर्टी होता जा रहा है, ठीक है। फिल्टर से पहले आपका लगा दिया है क्या, ये आपका डिफ्यूजर और आपका रिड्यूसर लगा देता है, ठीक है। यहाँ से फिल्टर के बाद निकलने के बाद आपका यहाँ पे फ्लो गेज लगा दिया, जहाँ पे फ्लो मीटर गेज आपको फ्लो दिखाते रहेगा। और फिर यहाँ से प्रेशर गेज, यहाँ से अन्य में आपका मैनुअल वाल्व है, इसको हम लोग ओपन रखते हैं और ये सीधा टैंक में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेन लाइन डायग्राम है और मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूज मोटर का यही अरेंजमेंट रहता है। और एक चीज़ और फ्रेंड, कि जब आपका मान लीजिए कि सेंट्रीफ्यूज चल गया तो उसके जितना भी हैवियर पार्टिकल है वो आपका वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। और वाटर क्या करता है, एक बाउंड्री का काम करता है कि अगर आप वाटर का सीलिंग नहीं करेंगे तो जब आप इसको रोटेट करते हैं तो जितना भी आपका गैप मिलेगा उस गैप से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उस ऑयल को प्रिवेंट करने के लिए वाटर का सीलिंग करते हैं। वाटर जो होता है जितना भी आउटर बाउंड्री है उस पर एक सील की तरह काम करता है, वाटर का लेयर बना देगा और जितना भी आपका सॉलिड पार्टिकल्स है, डस्ट वगैरह है, इसी वाटर में आपका मिक्स हो जाता है। जब सेंट्रीफ्यूज का काम हम लोग ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, तो यहाँ से आपका डिस्चार्ज होता है वाटर प्लस वो जो आपका डस्ट पार्टिकल रहता है और इसी आपका एंटी फ्लड टैंक में ड्रेन हो जाता है, ठीक है। बाद में एंटी फ्लड टैंक से हम लोग इसको ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप वाटर को सीलिंग कर दिए और सेंट्रीफ्यूज आपने चलाया, क्या होता है कि आपका सेंट्रीफ्यूज ट्रिप हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका प्रॉपर सीलिंग नहीं हुआ, वाटर से आपने प्रॉपर सीलिंग नहीं किया तो ऑयल वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। जब ऑयल निकलना शुरू होगा तो ऑयल प्लस वाटर दोनों मिक्स होकर आपका एंटी फ्लड टैंक में आएगा। एंटी फ्लड टैंक में आपका देखिए यहाँ पे आपका लेवल स्विच दिया हुआ है। जैसे ही यहाँ पे ऑयल प्लस वाटर आना शुरू होगा तो ये लेवल स्विच ऊपर की तरफ उठेगा और जैसे ही आपका लेवल स्विच मिलेगा सेंट्रीफ्यूज को ट्रिप करा देता है। तो प्रॉपर सीलिंग नहीं होने से आपका सेंट्रीफ्यूज ट्रिप हो जाता है। जैसे आपका एंटी फ्लड टैंक में लेवल बढ़ा, सेंट्रीफ्यूज को ट्रिप करा देता है। कुछ टेक्निकल डाटा हम लोग देखते हैं अगर कि आपका जैसे सेपरेटर मोटर है वो 11 किलोवाट का होता है। सेपरेटर मोटर में आपका फीड पंप भी रहता है और आपका सेंट्रीफ्यूज बॉल भी रहता है, कनेक्टेड रहता है। बूस्टर पंप का 3.7 किलोवाट के आसपास होता है। जो हीटर है, हीटर में टोटल आपका 4 हीटर रहता है, हीटर 1, 2, 3, 4। हीटर 1 का 48 किलोवाट, हीटर 2 का 24 किलोवाट, हीटर 3 का 12 किलोवाट एंड हीटर 4 का 6 किलोवाट, ठीक है, ये रहता है। आपका जो मोटर का जो स्पीड रहता है वो 1500 आरपीएम के आसपास होता है। उसके बाद हम लोग मोटर है, मोटर के बाद आपका क्या रहता है, आपका ड्राइविंग शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट के बाद फ्रिक्शन क्लच रहता है, फ्रिक्शन क्लच के बाद वार्म व्हील रहता है,
ठीक है। वार व्हील के बाद आपका स्पिंडल कनेक्टेड रहता है, स्पिंडल्स में वर्टिकल स्पिंडल में आपका सेंट्रीफ्यूज का बॉल कनेक्टेड रहता है, और उसी ड्राइविंग शाफ्ट में ही आपका फीड पंप कनेक्टेड रहता है, हॉरिजॉन्टल ड्राइविंग शाफ्ट है, उसी में आपका फीड पंप कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो मोटर का स्पीड आपका 1500 आरपीएम है। गियर रेशियो लगा के हम लोग क्या करते हैं कि सेंट्रीफ्यूज का स्पीड बढ़ाते हैं, सेंट्रीफ्यूज जो सेपरेटर बाउल है उसका स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं। उसका स्पीड आपको जनरली आपको 8500 आरपीएम से 8600 आरपीएम के आसपास आपको रहता है। और बाहर में जो आपका एक रिवॉल्यूशन काउंटर स्पीड जो गोल गोल सा घूमता दिखाई देता है उसका 75 से 80 आरपीएम के आसपास होता है। गियर रेशियो जनरली 40:7 हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये गियर रेशियो में भी आपका वेरी कर सकता है। जैसे आपका स्टार्टिंग टाइम, अब जब आप सेंट्रीफ्यूज को स्टार्ट कर रहे हैं तो जनरली आपका स्टार्ट करने में 3 मिनट के आसपास लग जाता है। नहीं, आप सेंट्रीफ्यूज मोटर स्टार्ट करते हैं, फिर आपका ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, फिर 3-वे वाल्व ऑपरेट होगा, फिर सेंट्रीफ्यूज काम करना शुरू करता है, तो जनरली 180 सेकंड के आसपास आपको लग जाता है। अगर आपको स्टॉप करना है तो अगर आप ब्रेक अप्लाइड करके जब स्टॉप करते हैं तो मिनिमम 120 सेकंड में आपका स्टॉप हो जाएगा, मैक्सिमम 300 सेकंड लगता है। लेकिन आपका विदाउट ब्रेक, आप बिना ब्रेक लिए हुए अगर आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो जनरली आपको 360 सेकंड के आसपास लग जाता है। इस पार्ट में आपने देखा कि सिस्टमेटिक फ्लो डायग्राम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर का क्या क्या रहता है। इसमें आपको मैंने डिटेल से बताया कि कौन सा कंपोनेंट आपको कहाँ पर रहता है, उसका क्या क्या यूज़ होता है। सेपरेटर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, फिर इसमें जब आपको स्टॉप करना है तो स्टॉपिंग प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको बताया कि स्टॉपिंग प्रोसीजर आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना होता है, ठीक है। और फिर आपको क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आता है, जैसे स्टार्टिंग में आपको क्या प्रॉब्लम आता है, अगर आप स्टार्टिंग पावर अगर ज़्यादा ले रहा है तो बहुत सारा इसमें ट्रबल शूट के बारे में मैं आपको डिस्कस किया। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कुछ भी अगर डाउट हो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।